भाभी अपनी भाभी से कुछ भी मांगने से पहले ये देख लेना कि तुम्हारी भी एक ननद है। अरे वर्षा, सुनो, ममता जीजी का फ़ोन आया था। क्या? अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि मायरे में क्या देना है, तरुण ने अंदर आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वर्षा ने ना में सर हिला दिया। ये देखकर तरुण उदास होकर बैठ गया। अभी अभी ऑफिस से वो घर ही आया था। आप घर चले जाते ना उनके। अगर वो लिस्ट नहीं दे रही हैं तो खुद ही लिस्ट मांग लो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके घर नहीं गया था? 3-4 बार जा चुका हूँ। जब भी मैं उनसे लिस्ट मांगने जाता हूँ तो देती ही नहीं है। कहती हैं कि बाद में दूंगी, अभी ज़रूरी काम कर रही हूँ। वैसे भी उनका छोटा परिवार है, ज़्यादा कुछ तो देना नहीं पड़ेगा। पर ऐन मौके पर लिस्ट देंगे तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे? माना कि परिवार छोटा है, पर शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर हमें थोड़ी ना पता है कि वो क्या क्या मांगेंगी। वो भी ममता जीजी थोड़ी लालची। कहते कहते वर्षा रुक गई। पर तरुण समझ गया कि वर्षा क्या कहना चाहती है। पर ममता जीजी का स्वभाव ही ऐसा रहा है उसके आगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। तभी अम्मा अंदर से आते हुए बोली, चल तरुण, मैं तेरे साथ चलती हूँ। आज मैं खुद ही लिस्ट मांग कर ले आऊँगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पर्ची देने में ही रोना आता है। पता नहीं समाज के सामने हमारी नाक कटाना चाहती है। पर क्या? पर माँ, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू चल मेरे साथ, अम्मा ने जिद में कहा। तो तरुण जाने को तैयार हो गया। ममता फटाफट चाय बनाकर ले आई। हाथ मुंह धोकर चाय पीकर तरुण अम्मा को साथ लेकर ममता जीजी के घर रवाना हो गया। अम्मा जी के 2 बच्चे थे, ममता और तरुण। दोनों बच्चों में 16 साल का फ़र्क था। ममता जहाँ बड़ी थी वहीं तरुण छोटा था, इसलिए वो तरुण को जैसे चाहे वैसे चला लेती थी। ममता शुरू से अकेली बच्ची थी, इस कारण से थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव की थी। इसलिए तरुण को चलाना उसके लिए मामूली सी बात थी। दोनों की उम्र का इतना फासला था कि तरुण उसकी माँ समान इज्जत करता था, इसलिए उसके सामने ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। ममता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है। तरुण की शादी में भी उसने वर्षा के आए हुए सामान में से काफ़ी सामान हथिया लिया था। तब भी अम्मा बहुत नाराज़ हुई थी, पर ममता ने तमाशा कर दिया तो खुद वर्षा ने उसे सामान ले जाने दिया। यहाँ तक कि उसके बेटे के जन्म के समय भी उसने नेक के पीछे हंगामा कर दिया था। घर में सब जानते हैं कि ममता लालची स्वभाव की है, इसलिए जब कोई तीज त्योहार आता तो पहले उन लोगों को टेंशन होती थी। अम्मा खुद अपनी बेटी के ऐसे स्वभाव से परेशान थी। अब ममता के बच्चे तो बड़े बड़े हो चुके थे। उसके बेटे की शादी 7 दिन बाद थी। 2 दिन बाद तो शादी के प्रोग्राम ही शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक उसने और उसके ससुराल वालों ने मायरे की पर्ची नहीं दी थी, जबकि अम्मा और समाज के अनुसार बहन के ससुराल में मायरा देना ज़रूरी था। खैर, अम्मा और तरुण ममता के घर पहुंच गए। अम्मा को अचानक घर पर देखकर ममता उठकर उन्हें अंदर लिवाने के लिए आई। कुछ देर बैठने के बाद अम्मा ममता से बोली, ममता, मायरे की पर्ची कब दोगी तुम? तरुण कितनी बार तुम्हारे घर के चक्कर काट चुका है। अम्मा, मैं दे दूंगी ना। पर्ची कहीं भागी जा रही है क्या? अरे, शादी को 7 दिन ही बाकी रह गए हैं। मायरे में क्या खाली हाथ आएंगे हम तेरे यहाँ? अम्मा ने जवाब दिया तो ममता बेशर्मी से बोली,
अरे अम्मा, मायरा भी 6 दिन बाद है, इतनी क्या टेंशन लेती हो? मेरे भाई भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। ममता ने तरुण की तरफ देखकर ताना मारा। देख ममता, हमारी कोई खुद की दुकान तो है नहीं कि जिसमें से सजाकर सामान निकाल कर तेरे लिए लेकर आ गए। पर्ची देगी तो ही तो सामान लेकर आएंगे, और हमें क्या पता तेरे ससुराल में कितना क्या सामान लगेगा। अगर पर्ची दे रही है तो ठीक है, वरना हम शादी में नहीं आएंगे। अम्मा ने कहा तो ममता बोली, अरे अम्मा, तुम्हारे दामाद जी को तो आ जाने दो, वो पर्ची बनाकर दे देंगे। अब मैं पर्ची बनाकर दे दूं और उन्हें पता ही ना हो तो भला कैसे काम चलेगा? कल को कोई रह गया तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे शादी पक्की हुए 2 महीने हो गए, तूने अभी तक पर्ची नहीं बनाई? कितनी आलसी है तू। अम्मा, वादा करती हूँ, कल मैं पर्ची ज़रूर से बनवाकर भेज दूँगी। ठीक है, अगर कल पर्ची नहीं आई तो देख लेना, अपने बेटे की शादी करके बहू खुद ही ले आना। अपने मायके वालों से उम्मीद मत करना कि वो लोग आएंगे, कहकर अम्मा तरुण के साथ घर चली आई। दूसरे दिन भी अम्मा इंतज़ार ही करती रह गई, लेकिन ममता ने पर्ची नहीं भेजी। तीसरे दिन ममता खुद ही घर पर आई, और तो और अपने साथ एक पर्ची लेकर आई थी। उसे अम्मा को देकर बोली, अम्मा, पर्ची ले आई हूँ। कल तो आना नहीं हो पाया है, और अब कल से प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, तो आज ही देने आ गई हूँ। अम्मा ने पर्ची खोलकर देखी तो उसमें 50 साड़ियाँ और 50 ही पैंट शर्ट मांगे गए थे। इसके अलावा ममता का लहंगा, ओढ़नी, कंवर साहब का सूट और दोनों बच्चों के लिए कपड़े अलग से मांगे गए थे। ऊपर से कोई सोने का गहना आरती की थाली में रखने के लिए। पर्ची देखकर अम्मा बोली, अरे ममता, तेरा इतना बड़ा तो परिवार नहीं है जितने तूने पर्ची में लिख दिए हैं। ये सुनकर ममता भड़कते हुए बोली, ये तो मैं लूँगी ही, आखिर में ही तो दूसरे को लेकर बैठी हूँ, तो उन्हें भी तो दिलवाना ही पड़ेगा। और मायरा इतना ही महंगा लगा रहा था तो मायरे की पर्ची के लिए क्यों घूम रहे थे? अच्छा होता मायरा देना ही नहीं पड़ता। आपको अम्मा कुछ कहने को हुई तो वर्षा ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। ममता तो अपनी भड़ास निकालकर वहाँ से चली गई। पीछे अम्मा ने कहा, लो देखो तुम्हारी बहन को, मैंने पहले ही कहा था कि मुंह खोलेगी ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इससे अच्छा तो उसकी सास से पूछ लेते, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। सुनी अम्मा, अगर हम जीजी से नहीं पूछते, सीधे उनकी सास से पूछते तो जीजी बुरा मान जाती। वरुण ने कहा, उसका बुरा मानना नहीं मानना सब एक बराबर है। कभी किसी से खुश भी हुई है? वो अम्मा बोली और पर्ची वहीं टेबल पर रखकर कमरे में चली गई। वर्षा ने तरुण की तरफ देखा तो तरुण ने कहा, मुझे लगता है हमें जीजी को ही बुला लेना चाहिए। अपने लिए वेश वो खुद ही लेंगी, नहीं तो हमारे लिए लाए हुए में 10 कामियाँ निकाल देंगी। आपको लगता है कि वो शांतिपूर्वक आएंगी और अपने लिए बेस खरीद के चली जाएंगी? उम्मीद तो नहीं है, पर जीजी का कोई भरोसा भी नहीं है। हमारा दिया हुआ तो उसे कभी पसंद आता ही नहीं है, तो उसे ही बुला लो। अपना बेस खुद ही देख जाएगी और खुद ही अपनी पसंद का खरीद भी लेगी। बाकी लोगों के लिए हम लोग आज ही जाकर ले जाते हैं। वर्षा को भी तरुण की बात जच गई। तरुण और वर्षा उसी समय रवाना हुए और सारा सामान खरीद कर ले आए। सिर्फ ममता के लिए बेस नहीं खरीदा,
घर आकर उन्होंने ममता को फ़ोन लगा दिया। जी कल तो प्रोग्राम है, परसों आप आ जाना, जो आपको आपकी पसंद का वेश खरीदवा देंगे। ममता इस पर राजी हो गई। तीसरे दिन ममता को वो लोग इंतज़ार करने लगे, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, वो अभी तक मायके नहीं पहुंची। 3-4 बार फ़ोन लगाने पर भी उसने यही कहा कि हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। आखिर थक हार कर शाम को उसका फ़ोन आया कि तुम बाज़ार में पहुँचो, मैं वहीं मिल जाऊँगी। आखिर बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ ममता अपनी ननद के साथ आई थी। ममता अपनी पसंद की दुकान पर ही उन लोगों को लेकर गई। वहाँ जाकर उसने बेस निकलवाने शुरू किए, पर ममता की हेल्थ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी कमर के साइज़ के लहंगे नहीं मिल रहे थे। आखिर थक हार कर दुकानदार ने कह दिया, देखिए बहन जी, आपकी कमर की साइज़ के लहंगे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसकी जगह पर कोई एक हेवी साड़ी ले लो, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम लहंगा तैयार करा के दें आपको। शादियों का सीज़न चल रहा है, इस समय हमारे कारीगर बिज़ी हैं। आखिर ममता को साड़ी ही देखनी पड़ी, लेकिन साड़ी भी फिर कोई ऐसी वैसी नहीं। 25-30 हज़ार से नीचे वाली साड़ी को देखना ही पसंद नहीं कर रही थी। ये देखकर वर्षा ने तरुण की तरफ देखा, लेकिन तरुण ना इशारे से उसे बिल्कुल चुप करवा दिया और धीरे से कहा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी, वरना जीजी तुम्हारा ही बात पकड़ लेंगी। जब 4-5 साड़ी उसने देख ली तो उसकी ननद बोली, भाभी आपको शर्म नहीं आ रही है? ऊँट की गर्दन ऊंची है तो काटने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई, जो कि तुमसे 16 साल छोटा है, तुम्हारे बच्चे की उम्र का है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवा रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी है 30-35 हज़ार की ही साड़ी देखना? 4-5 हज़ार में भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आती हैं। कुछ तो शर्म आप भी करो। आखिर अपनी ननद की फटकार सुनकर ममता उससे नीचे ही साड़ियाँ देखने लगी। 8-10 साड़ियों के बाद उसने 8 हज़ार की साड़ी पसंद की। साड़ी के बाद उसके साथ की एसेसरीज़ में ही 4-5 हज़ार रुपये और खर्चा करवा दिए। अब खरीदारी हो गई तो ममता ने कहा, तरुण बाज़ार तो आए ही हैं, तो तू कोई सोने का गहना भी साथ यहीं दिलवा दे, वो भी मैं अपनी पसंद का ही ले लूँगी। तब तरुण ने कहा, जी हम सोना नहीं रख रहे हैं, उसके बदले में हम आपको नगद ही दे देंगे। अम्मा ने कहा है। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने कहा था ना, मुझे तो सोने का गहना ही चाहिए। लेकिन ममता आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी ननद बीच में बोल पड़ी, लेकिन क्या भाभी, जब आपकी अम्मा कह रही है तो वही बात मानो। आखिर आप अपनी अम्मा से बड़ी तो नहीं हो, और फिर मुंह खोलने से पहले सोच लो, आपकी भी एक ननद है। मैं अपने बच्चों की शादी में अगर ऐसी जिद लेकर बैठ गई तो आपका क्या होगा? ममता बहस करना तो चाहती थी, लेकिन ननद सामने खड़ी थी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर अभी वो ननद के सामने इस तरह से जिद करती तो कल को ननद के बेटे की शादी में उन्हें भी वो ही सब देना पड़ता। इसलिए ममता चुप रह गई। इसके बाद शादी में भी वो और ननद और तोहफ़ों को लेकर ज़्यादा बहस नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।